हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग कल के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल आपको मैंने पढ़ाया था मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें पहला केस आपको बता दिया था कि जब चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाता है तब काइनेमेटिकल पैरामीटर्स जो होते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं। और आज जो बचे हुए दो केस है उसको भी खत्म कर देंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो दो केस जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें जो सेकंड केस है और थर्ड केस है। जो सेकंड केस है मैं बता रहा हूं आपको, उसमें क्या होगा, एक चार्ज को क्या करेंगे हम किसी भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके पैरेलल फेंकेंगे, ठीक है ना। और जो थर्ड केस आने वाला है उसमें क्या होगा, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा लेकिन उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज को फेंकेंगे, ठीक है ना। तो नज़रों को स्क्रीन पे गड़ाइए और जो मैं बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आज का भी जो क्लास है ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान होने वाला है आज का क्लास, बहुत ज़्यादा आसान होगा। देखिए यहाँ पे मोशन ऑफ अ चार्ज in uniform electric field। कल भी जैसे सवाल आपने किए ना बहुत आसान से, आज भी वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो टू डिट्टो वैसे ही सवाल आएंगे, ठीक है ना। आज भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथली क्लास चलने वाला है और बहुत अच्छे से हम ले भी जाएंगे क्लास को, हर एक चीज़ को बहुत बारीकियों के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अपना जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस उसको मैं नोट डाउन करता हूँ। केस नंबर 2 है कि व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड, चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने क्या बताया था कल, क्या तो अब बना देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ अपना, ये हुआ अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम एंड डायरेक्शन सेम, समझ में आना। तो डिस्टेंस भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो अपना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं ना, इसमें चार्ज क्यू है, मान लीजिए क्यू चार्ज है जिसका मान सपोज करते हैं एम मास है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं ना, इसको हम थ्रो किए लेकिन किसी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड का मतलब ये होता है, रिलीज का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन प्रोजेक्टेड का मतलब ये हुआ कि आप किसी वेलोसिटी से फेंको। तो समझ लो मैं इसको भी वेलोसिटी से फेंका हूँ, ठीक है ना, भी वेलोसिटी से फेंका हूँ, ठीक है। इसको भी वेलोसिटी से फेंका, भी मत मानो इसको यू मानो, क्योंकि नोटेशंस में गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है ना। यू मानो, यू वेलोसिटी से मैं इसको मतलब प्रोजेक्ट किया हूँ, ठीक है। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। अब इस पे काइनेमेटिकल पैरामीटर्स आपको बताना है, मतलब आपको बताना है वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी क्या होगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ आने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि जो चार्ज फेंका गया है इस पे एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। तो इस चार्ज को जैसे हम मतलब प्रोजेक्ट किए इसके पैरेलल, तो इस पे तो एक पहले बात फोर्स आएगा, चलिए फोर्स आएगा। अब आप बोलोगे हाँ सर फोर्स तो आएगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QE होगा, F बराबर QE। और ये जो फोर्स होगा ना सेम इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये Q चार्ज जो है ना, ये Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो F बराबर QE हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा QE बटे M। अब बोलोगे कैसे आया QE बटे M, F बराबर M हुआ ना, तो M नीचे ला दिए, डायरेक्ट लिख दिए, तो क्या हलवा समझे, क्या हलवा ही है इसमें समझने वाली क्या बात है, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहला चीज़, फर्स्ट चीज़ बताओ, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी मतलब कुछ टी समय के बाद आपको वेलोसिटी बताना है। कैसे बताओगे, बताओ जल्दी, क्या आंसर होगा। कल भी ये सेम चीज़ करा था, वही सेम चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो बस इनिशियल वेलोसिटी 0 वहाँ पे रखते थे, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, समझ में आ रहा ना। तो वैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कैसे निकलेगा, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में डालेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो v बराबर क्या आ जाएगा u। इनिशियल वेलोसिटी कितना है अपना, इनिशियल वेलोसिटी u का u ही है, सीधी सी बात है, प्लस एक्सेलरेशन कितना है QE बटे m, QE बटे m इंटू टी, ये हो गया अपना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला आपने क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन है भैया, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन में लिख देना यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि QE बटे m तो कांस्टेंट हमेशा है,
क्यू भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, मास कहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं। अब पहला देख लिया आपने, दूसरा बताइए। अब यहाँ पे सेकंड बताइए, मोमेंटम आफ्टर टाइम टी। मोमेंटम आफ्टर टाइम टी मतलब कुछ टी टाइम के बाद मोमेंटम क्या होगा, बता दो मेरे भाई, बता दो। बहुत आसान है, बस डायरेक्ट P बराबर एम भी डालना है और आंसर आएगा P बराबर एम भी। और देखिए P बराबर मास का मास और V वेलोसिटी कितना है, ये V कितना है, V इतना है, ठीक है ना, U प्लस क्यू ई बटे एम इंटू टी, क्यू ई बटे एम इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर लाते हैं। अब P बराबर हो जाएगा एम यू और ये M जाएगा इसके अंदर ना, तो M से M कट जाएगा, मतलब प्लस क्यू ई टी आ जाएगा। मतलब भाई वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था जस्ट जो P था ना, मतलब जो मोमेंटम आया था वो आया था जस्ट क्यू ई टी, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम एम यू प्लस क्यू वी टी आया। मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम है ये डिपेंड करेगा मास पे, डिपेंड्स अपॉन मास, लेकिन वहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था और उस पर मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, मैं थर्ड नंबर में आपसे पूछ दूँ भैया, क्या पूछ दूँ बताओ, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, कुछ टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ। अब लगा दो यहाँ पे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही सी बात है। तो यू तो यू है ही, टी तो टी है ही, प्लस हाफ ए कितना है, ए है क्यू ई बटे एम, सही सी बात है, क्यू ई बटे एम इंटू टी स्क्वायर। गए हो, खत्म, खेला खत्म। ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैं मान लीजिए कि और क्या पूछ सकता हूँ, अरे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, मतलब जितने भी काइनेमेटिक्स में आपने हर एक चीज़ पढ़ा है ना, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप मतलब जो भी आए, आपने ये केस पढ़ा ना कि हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट केस कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं थर्ड केस को। अपना जो थर्ड केस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लापरवाही नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। अपने कॉपी किताब को बंद कीजिए और बहुत अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना जो है ना कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। जल्दी देखिए यहाँ पे केस नंबर थर्ड, देखिए केस नंबर थर्ड। जो केस नंबर थर्ड है अपना, वो क्या कहता है भाई, वो बोलता है कि जब चार्ज को व्हेन चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिर्फ लिखा रहे तो यूनिफॉर्म ही समझना है, समझ में आ रहा ना। इसको नॉन यूनिफॉर्म नहीं समझना है, बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्यों नॉन यूनिफॉर्म नहीं समझना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म जो है ना अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब जब चार्ज को क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट कर देते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। ऐसे कुछ टेढ़ा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मिटा देंगे, पहले कर तो दे, तो सीधा सीधा बनाना ज़रूरी है, टेढ़ा बनेगा तो सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी है, ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं ना बना है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा और करते हैं। हाँ सही बन गया, अब सही बन गया। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है मेरा ख़राब हो, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका है ना वो तो आप देख ही चुके हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भाई मेरी ड्राइंग शुरू से ही कमज़ोर रही है। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये जो है ना, ये रो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड डायरेक्टेड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ ना, एक क्यू चार्ज को मैं इधर यू वेलोसिटी देता हूँ, वी वेलोसिटी से इसको फेंकता हूँ क्यू चार्ज को, ठीक है ना। अब आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, मैंने क्यू चार्ज को इधर फेंका, ठीक है ना, इधर फेंका, ये किधर जाएगा, इसका पाथ कैसा होगा, ये सीधा चला जाएगा ऐसे, या ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, या दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा, कैसा पाथ कैसा होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल बताइए। जो चार्ज पार्टिकल क्यू है इसका पाथ क्या होने वाला, जल्दी फटाफट सोचिए एक बार, सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बता दूंगा तो मुझे तो आता ही, मैं तो बता ही दूंगा आपको, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है। क्या सोच रहे हो बताओ, क्या क्या होगा। इस चार्ज पार्टिकल को फेंके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, तो आप बताओ ये चार्ज पार्टिकल का पाथ क्या होगा, बताओ जल्दी फटाफट फास्ट।
क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये मान लो x डिस्टेंस यहाँ पे चलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना x डिस्टेंस पे फैला हुआ है। चलो बता दो क्या होगा, क्या होगा। कुछ तो बोलेंगे कि हाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे फेंके तो ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है ना। कुछ बोलेगा कि नहीं सर ऐसे इधर जाएगा, कुछ बोलेगा कि इधर जाएगा। अब देखो कैसे जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब देखो, जैसे ही इस क्यू चार्ज को आप क्या करोगे, इसके फील्ड में इंटर करना चालू करोगे, इसके फील्ड में डालना चालू करोगे, तो फील्ड प्रभाव तो होगा, इसका कुछ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो यहाँ पे तो कुछ प्रभाव होगा। जैसे जस्ट इसके पास आएगा ना, जस्ट इसके पास आएगा तब का मैं तस्वीर यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही v वेलोसिटी जस्ट इसके पास आएगा वैसे ही ऊपर एक फोर्स लग जाएगा। अब बोलोगे सर ऊपर काहे फोर्स लगेगा भाई, ऊपर एक फोर्स काहे लगेगा, आप बोलोगे ऊपर एक फोर्स काहे लगेगा। अब ऊपर फोर्स इसलिए लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भैया ऊपर है और हमेशा जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। तो मैंने फेंका इधर हो लेकिन फोर्स तो ऊपर लगेगा ही, फोर्स तो उधर ऊपर लगेगा ही। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो है ना ये वेलोसिटी हम इधर दिए हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी दिए हैं इधर, वेलोसिटी इधर दिए हैं, देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेलोसिटी इधर दिए हैं लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है। तो मैं जाऊँगा किधर, इस बीच में कहीं चला जाऊँगा, ऐसे चला जाऊँगा, ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं इधर का रहूँगा कहाँ, बीच का। समझ में आ रहा है, ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं इधर का रहूँगा कहाँ, बीच का। आ रहा है समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ, ना मैं इधर का रहूँगा ना मैं उधर का रहूँगा कहाँ का, बीच का। समझ में आ रहा है, तो बीच में ये चला जाएगा। मतलब ना इसको ये पूरा वेलोसिटी v वेलोसिटी दिया ना, ये पूरा इधर ले जा पाएगा ना पूरा फोर्स इधर ले जा पाएगा। मतलब दोनों अपना ताकत आजमाना चाहते हैं और दोनों ताकत आजमा के इसको बीच में कहीं भेज देंगे। मतलब इसका जो पाथ है ना ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, पूरा कर्व हो गया। और यहाँ से है ना ऐसे कर्व होकर आएगा, कर्व होकर पूरा सीधा चला जाएगा। बोलोगे आप सीधा क्यों गया यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रभाव तो खत्म हो गया ना, मतलब जिस पाथ में जा रहा था उसी पाथ में फिर स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रभाव खत्म हो गया। नहीं प्रभाव खत्म होता तो इन दोनों का प्रभाव लगता है, ये भी v वेलोसिटी से जाता रहता x में, समझे, x में, क्योंकि x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो v में क्या होगा, मतलब x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x एक्सिस में क्या होगा, x एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो v वेलोसिटी से जाता होता फोर्स तो ऊपर लगता ही होता, क्योंकि फोर्स उतना ही कॉन्स्टेंट लगता, तो ये एक कर्व पाथ बनाता हुआ ऐसे जाता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला कुछ स्ट्रेट लाइन में गया, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ को, पैराबोलिक पाथ को, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ ही है ना भाई, ये तो पैराबोलिक पाथ ही है ना। ये ऐसे ना इधर गया ना इधर गया तो ऐसे गया और ऐसे चला गया यहाँ से। मतलब ये पैराबोलिक पाथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पैराबोलिक पाथ बना रहा है। मतलब ये जब चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब परपेंडिकुलरली फेंके तो पैराबोलिक पाथ से जाता है। समझ में आया इससे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछ दूँ, आप एक काम कीजिए, जब पैराबोलिक पाथ में गया तो इसका मोशन तो हम ना x में देख सकते हैं ना y में देख सकते हैं, मतलब x y दोनों में देखना पड़ेगा। क्योंकि एक तो मतलब एक देखा जाए तो बस x में तो मोशन है नहीं, बस y में तो मोशन नहीं है नहीं, x y दोनों का मोशन है, तो x और y दोनों का मोशन हमको रीड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भैया प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल आएगा, क्योंकि उसमें तो पैराबोलिक पाथ पे ऑब्जेक्ट चलता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, x एक्सिस के मोशन को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, y एक्सिस के मोशन को कंसिडर करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा हर एक चीज़ को, ठीक है ना। देखिए मैं x में पूछूँ आपसे कि आप बताइए x में इनिशियल वेलोसिटी बताइए, x में इनिशियल वेलोसिटी बताओ, x में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। x में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, हम शुरू में मतलब वेलोसिटी कितना दिए थे, v दिए थे तो v रहेगा, ठीक है ना। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इनिशियल एक्सेलरेशन बताइए x में, मतलब शुरू में एक्सेलरेशन कितना था x में, बताओ शुरू में एक्सेलरेशन। भाई मैंने v वेलोसिटी दिया था, एक्सेलरेशन तो कुछ दिया ही नहीं था x एक्सिस में, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन दिया था, नहीं दिया था, तो एक्सेलरेशन 0। मतलब क्या कह सकते हो, काइनेमेटिक्स पढ़े हो ना, तुम ये कह सकते हो भाई एक्सेलरेशन 0, अभी वेलोसिटी सब्जेक्ट चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 है, मतलब वेलोसिटी में चेंज जो है 0 है। समझ में आ रहा है ना, मतलब समय बीतने अनुसार वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो 0 आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन x एक्सिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होगा कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t देखा जाए ना x एक्सिस में, कुछ समय के बाद वेलोसिटी टाइम t x एक्सिस में देखा जाए तो भी रहेगा, मतलब जो था वही रह जाएगा।
इतना समझ में आया, फिर आया आपको। देखिए अब नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ से आप पूछूं कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है और उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस ये एक्स कितना चला, ये एक्स डिस्टेंस कितना चला, तो आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का केस है, समझ में आ रहा है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब एक्स इक्वल टू स्पीड कितना है v इंटू टाइम t, मतलब v इंटू टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को बहुत एक लेवल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब वाई एक्सिस के मोशन को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस में जो एक्स एक्सिस में ये देखे ना वो सेम चीज़ वाई एक्सिस में अपने को देखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब एक्स में आपसे पूछूं कि आप वाई एक्सिस में आप ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना है, बता दो। आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनिशियली हम वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी दिए ही नहीं थे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के चलते इधर फोर्स लग गया ना। इनिशियली तो हम एक्स एक्सिस में ना वेलोसिटी दिए थे, कितना दिए थे, भी दिए थे, तो इसलिए हम भी लिखे, लेकिन वाई एक्सिस में तो कोई इनिशियली वेलोसिटी था ही नहीं, मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना हो गया, 0। कोई शक नहीं। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन वाई में कितना है, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन वाई में कितना है, बताओ आप एक्सेलरेशन वाई में कितना है। आप देखो इनिशियल एक्सेलरेशन ये मतलब यहाँ पे शुरू में एक्सेलरेशन कितना, 0, बाद में भी एक्सेलरेशन 0, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। अब देखो अब यहाँ पे फोर्स लगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा ना वाई में, फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन होगा ना, कितना होगा। हम यह निकालते थे ना यहाँ से F बराबर QE लिखते थे, QE तो MA लिखते थे, MA बराबर QE, मतलब एक्सेलरेशन बराबर QE बटे M, यही होगा, सीधी सी बात है, QE बटे M होगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE बटे M, और ये एक्सेलरेशन वाई में क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाई में। आप बताओ एक्सेलरेशन वाई में कांस्टेंट होगा कि नहीं, एक्सेलरेशन वाई में कांस्टेंट होगा कि नहीं, क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि भैया Q कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, और मास इसका जो होगा, मास मान लीजिए M मास का है तो M मास भी इसका कांस्टेंट ही है, इसीलिए मतलब एक्सेलरेशन वाई में कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन वाई एक्सिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट। कहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, लेकिन एक्सेलरेशन कुछ आ गया तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, एक्सेलरेट करके वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा ना। तो मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ रहा, नहीं रहा, शुरू में 0 था, कुछ बढ़ के हो जाएगा, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में कांस्टेंट नहीं रहा, बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना आ रहा है, QE बाई M, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं दैट इज इन वाई एक्सिस, या इन वाई एक्सिस नहीं, बार मत लिखिए, ठीक है ना, पहले से लिख चुका हूँ ना, इन वाई एक्सिस देखिए यहाँ पे, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट कहाँ पे, इन वाई एक्सिस। कोई शक यहाँ पे, कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी मैं लिखा रहा हूँ बहुत बारीकी से समझा के लिखा रहा हूँ, समझ में आया कि वाई एक्सिस में जो है ना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 है, कुछ एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करके उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहा नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझ में आ रहा ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सीधी बात है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप बताओ कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t वाई में कितना होगा, मतलब ये पूछ रहा हूँ। यहाँ तक तो करा दिया, तीन इधर, मतलब ये 2 बाकी है अब, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इन वाई एक्सिस, मतलब वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इन वाई एक्सिस बताओ। तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे ना, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0, पहले से 0 है ना, तो 0 प्लस at करते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल देते हैं हम, आप सद में मत आइएगा, ठीक है ना, u y प्लस a y इंटू टी। अब बोलोगे ये सर का लिख दिए u y a y, भाई सही सी बात है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आप पढ़े हो ना, इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, 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 दोनों निकालते हैं ना। तो कैसे निकालते हैं, ऐसे ही करके इंडिपेंडेंट अलग निकालते हैं। वाई का देखना है तो वाई का सब डालेंगे, एक्स का देखना है तो एक्स का सब डालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितना है, 0 है, देख लो भाई 0 है इनिशियल वेलोसिटी वाई में। अब ए वाई इंटू टी है ना, तब ही वाई टी कितना हो जाएगा, ए वाई कितना है, ए वाई है QE बटे M इंटू टी, यही होगा। अब इसको मिटाते हैं, उधर लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सब चीज़ आसान है, बस बोला ना कि बेसिक चैप्टर्स आने चाहिए, और बेसिक चैप्टर्स नहीं आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ बताने का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा QE
बटे एम इंटू टी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं, वेक्टरली ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में इसमें आपसे ये पूछने वाला हूँ कि आप एक और चीज़ बताओ। आप क्या बता सकते हो? हाँ, एक और चीज़ बताओ। आप एक तो आपने डिस्टेंस निकाला, आपको बताना है कि ये जो क्यू चार्ज है ये वाई एक्सिस में कितना चला, वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है। कैसे बताओगे वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो आप सीधी सी बात ये बोलोगे कि यहाँ पे क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप ये बोलोगे ना, एस वाई एक्सिस में देखा जा रहा है तो यू वाई इंटू हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। सही सी बात है। टाइम तो भाई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, टाइम तो सेम होता है हर चीज़ के लिए। मतलब इसको हम क्या करते हैं, एस वाई को वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स में एक्स से डिनोट किए, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। इट्स ओके। अब देखिए यू वाई कितना है, 0 है, तो ये तो इनिशियली सब 0 हो गया, ठीक है ना। अब हाफ ए वाई कितना है, ए वाई अपना क्यू आई क्यू ई बट एम इंटू टी स्क्वायर, मतलब हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू हाफ क्यू ई बट एम इंटू टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? रुकिए मैं देख लूँ एक बार। हाँ, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिएगा, कभी कभी हो जाता है। वाई इक्वल टू हाफ क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर कैसे आया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आया, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, एक और तरीका से लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए हम टाइम के जगह पे एक्स बाई भी लिख सकते हैं। यहाँ से टाइम इक्वल टू एक्स बटे बी। आप ये बताइए, टाइम इक्वल टू एक्स बटे बी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक्स बटे बी इसमें चिपका देते हैं, मतलब ये हो जाएगा क्यू ई बाई 2m, ठीक है ना। और टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर को टी एक्स बाई बी है तो टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बटे वी स्क्वायर, मतलब ये भी लिखा जा सकता है। कोई शक नहीं होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ समझ में आया? कितना स्मूथली मैंने समझाया, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया। मतलब जो पॉइंट्स आपको मैं अभी यहाँ पे समझाया हूँ वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और पॉइंट देखिए, इसी के साथ एक और पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट ऐसा पॉइंट है ना जो आपको हर एक सवाल में जो है ना, हर एक सवाल का परकच्छा छुड़ाने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अब देखिए शुरू में मैंने क्या किया था, शुरू में इस जो चार्ज पार्टिकल को है ना, चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी दिया था, ठीक है ना, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अपने ओरिजिनल पाथ से ये कितना डिविएट कर गया, मतलब कितना डिविएट कर गया, कितना डिविएशन इसमें पैदा हुआ। मतलब रास्ता तो ओरिजिनली मैंने, देखिए इसको जब मैंने इसको फेंका, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल था मेरा, ठीक है ना, जैसे मैंने इधर फेंका लेकिन ये तो इधर चला गया, तो ये कितना डिविएट किया अपने ओरिजिनल पाथ से। ओरिजिनल पाथ ये था और डिविएशन इधर हुआ, तो कितना डिविएट किया। आप कैसे फाइंड करोगे इसको, कैसे बताओगे? तो देखो मैं इसको बताता हूँ। देखिए इसको वेक्टरली मैं क्या करता हूँ, नहीं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको तो हम वी एक्स लिखेंगे, एक्स एक्सिस में कितना वी है तो वी एक्स लिखेंगे। और मान लीजिए एक दूसरा जो कंपोनेंट आएगा इसका, एक दूसरा जो इसका कंपोनेंट आएगा इधर आएगा कुछ वी वाई, क्या दिक्कत है, ठीक है आएगा ना, क्योंकि देखिए ये तो गया है इधर, तो इधर जा रहा है तो कुछ एक वी एक्स कंपोनेंट होगा, कुछ वी वाई कंपोनेंट होगा ना। तो हम वी वाई को क्या करते हैं, इधर एक थीटा मानते हैं और इस वी वाई को इधर हम शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से हम tan थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं वी वाई बटे वी एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वी वाई कितना है, वी वाई यहाँ पे सर्च करते हैं, वी वाई कितना है। ये थीटा क्या बता रहा है, पहले ये सोचिए, पहले ये थीटा क्या बता रहा है। थीटा बता रहा है कि भाई ये जो ओरिजिनल पाथ था उससे कितना डिविएट कर गया, मतलब ये जो ओरिजिनल पाथ था उससे कितना डिविएट करके इधर चला गया। ये जो ओरिजिनल पाथ था उससे कितना डिविएट कर गया, मतलब डिविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते डिविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ये थीटा बताएगा। मतलब tan थीटा या थीटा क्या बताएगा, डिविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। समझ में आ रहा है? तो कैसे इसको निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये तो मेन फार्मूला नहीं है, मतलब ये निकालने का तरीका है। मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से मिटाता हूँ, इसको क्यों घेर दिया मैंने, फिर से लिख देता हूँ। हर एक चीज़ को बारीकी से समझते जाइए, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मतलब tan थीटा मैंने लिखा, tan थीटा बराबर वी वाई बटे वी एक्स। कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब वी वाई कितना है भाई, वी वाई कितना है, मतलब टी टाइम के बाद वी वाई तो यही हुआ ना, मतलब टाइम जो डाले उसका वैल्यू आएगा, चाहे 10 घंटा हो चाहे 20 घंटा हो, ठीक है ना। मतलब क्यू ई बाई एम इंटू टी आया, कितना आया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे tan थीटा बराबर क्यू ई बाई एम इंटू टी। कोई शक नहीं। अब लिखना है नीचे क्या, वी एक्स, मतलब वी वाई तो हो गया, ये तो वी वाई हो गया, लेकिन नीचे लिखना है वी एक्स कितना वी है, मतलब इतना आया, मतलब क्यू ई टी बाई एम बी। लेकिन यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, इसको टी को चेंज करो, टी की जगह पे एक्स बाई बी डालो, मतलब क्यू ई एक्स बाई एम बी स्क्वायर। ये आपका ओरिजिनल फार्मूला यहाँ से निकल गया था, ये डेरिवेशन कराया मैंने, tan थीटा इक्वल टू क्यू ई एक्स बटे एम बी स्क्वायर। इससे आपके बहुत सारे सवाल आने वाले जो हैं सोल्व होने वाले हैं। मतलब tan थीटा यहाँ पे है क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, tan थीटा जो है ये है डेविएशन, tan थीटा डेविएशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम
ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ मतलब जो चार्ज जिस ओरिजिनल पाथ में हम उसको भेजना चाहते थे उधर नहीं जाके जिस पाथ में डिविएट किया वो डिविएशन कितना प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा ना, मतलब वो कितना पाथ डाइवर्ट हो गया वही बता रहा है ये टेन थीटा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन तड़कता भड़कता कराऊंगा फिर आपका जो दिमाग है ना खुलेगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 3 मिनट का समय दिया जा रहा है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है। ये बोल रहा है सवाल मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद आप इस सवाल को 3 मिनट लेके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अपना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, देख रहे हैं जैसे में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, इसको क्या किया गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को इसके परपेंडिकुलर फेंका गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है ना, बोल रहा है फिर देन फाइंड रेशियो ऑफ डेविएशन, आपको डेविएशन बताया था ना QEx/mv², देन फाइंड रेशियो ऑफ डेविएशन जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो और जब मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो। मतलब 3 केस में आपको रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताने हैं इन तीनों के, मतलब रेशियो ऑफ क्या डेविएशन बताएं। ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का। बताइए जल्दी फटाफट क्या होगा, बताइए, सोचिए एक बार, सोच सकते हैं तो सोच लो, सोच सकते हैं तो सोच लो, जल्दी जल्दी क्या होगा। यू हैव ओनली 3 मिनट्स, पॉज कीजिए, 3 मिनट में सोल्व कीजिए। ठीक है ना, चलिए चलिए 3 मिनट का समय मिलता है आपको, जल्दी जल्दी कर लो कर लो। हो गया, हो गया, करूँ, हो गया, कर दिया, देखो करता हूँ, आंसर मैच कीजिएगा अपना। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है तो है क्या भाई, है तो है क्या। आपको मतलब शायद तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, तीसरा, थर्ड या फोर्थ लेक्चर, मतलब इसी चैप्टर का, उसमें मैं आपको बताया प्रोटॉन के बारे में बताऊँ, इलेक्ट्रॉन को, अल्फा पार्टिकल को, फिर न्यूट्रॉन को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया हो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में पहले देख लीजिए। प्रोटॉन जो होता है ना या न्यूट्रॉन जो होता है या अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो इसमें यूज होने वाला है, बस उसी के कंटेक्स्ट में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्या यूज होगा यहाँ पे देखिए, पहले देखिए प्रोटॉन, इसके बारे में समझ लीजिए, फिर सवाल पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, इसको आप बॉक्स बना के लिख भी सकते हैं एक जगह पे, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ हर एक चीज़, मास क्या होगा, चार्ज क्या होगा, रियल चार्ज क्या होगा, वर्चुअल चार्ज क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब समझ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का मास ई होता है ना तो इसको मास हम एम ई लेते हैं, और इसी मास एम के रेस्पेक्ट में हम सब का मास लिखते हैं। ठीक है ना, और इसी चार्ज ई के रेस्पेक्ट में सबका चार्ज लिखते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन में देखिए, न्यूट्रॉन में जो होता है ना बाबू, एक चीज़ देखिए, न्यूट्रॉन जो होता है ना एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज ई और न्यूट्रॉन का तो चार्ज होगा नहीं, तो कुछ इसका चार्ज कैलकुलेट नहीं कर, मतलब एक ही प्रोटॉन का चार्ज हम ही लेंगे, लेकिन मास दोनों का आएगा, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, तो प्रोटॉन का मास हमने एम दिया तो इसका मास 2m हो जाएगा, कोई शक नहीं। अब देखिए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल में जो होता है ना, इसमें 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स ब्रदर सिस्टर्स। देखिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के चलते चार्ज आएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के चलते मास आएगा। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के चलते चार्ज कितना आएगा, 2e, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका मास जरूर काउंट होगा। तो 2 प्रोटॉन का 2m और 2 न्यूट्रॉन का 2m, मतलब 4m मास हो जाएगा। अब इतना समझे ना, आप देखिए इसी से सारा खेल होने वाला, जस्ट राइट इट डाउन, इसको नोट कीजिए एक बॉक्स में डालकर। ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का तो वैसे पार्ट है, लेकिन होते हुए भी ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, फिर दोबारा कराया जा रहा है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे हर एक चीज़ छूटे, क्योंकि बहुत सारे कोचिंगों में आप परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, जस्टिस लिए कि बोल दिया जाता है वहाँ पे कि पीछे करा चुके हैं और आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको हर एक चीज़ को जो भी यूज होने वाला है अभी तुरंत, उस चीज़ को तुरंत आपको बताऊँगा, हर एक चीज़ आपके दिमाग में जाएगा। और आप देख चुके हैं, जब भी मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में मैं हर एक चीज़ को सेट करता जा रहा हूँ, चाहे वो काइनेमेटिक्स का यूज हो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चाहे बेसिक मैथ्स का, चाहे वेक्टर्स का, चाहे कोई भी चैप्टर का, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाओ पीछे पढ़ के आओ, मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ पे मैं अभी समझा रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि समझाने में वक्त ही कितना लगता है, तुमको ना समझ में आया तो हमको पाप लगेगा। समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे देखो अब करना क्या है, जो सवाल अब मेन सवाल है उस पर फोकस करते हैं, मतलब जो मेन मुद्दा है उस पर फोकस करते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डेविएशन, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है ना, सॉरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अरे क्या बोल रहा हूँ यार, कुछ भी बोल रहा हूँ, सॉरी। देखो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, डेविएशन फाइंड करना। तो डेविएशन आपको क्या बताया था, डेविएशन मतलब tan थीटा कितना आया था, QEx/mv², यही आया था ना, यही आया था, मतलब यही क्या था अपना डेविएशन था। मतलब इसको मेन फार्मूला के तौर पे रखना है, आपका आंसर कह रहा है ना चटाचट फटाफट हटाहट खटाखट झटाझट आएगा। ठीक है ना, देखिए पहला सोल्व करते हैं, पहला ए नंबर सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। ए नंबर का सॉल्यूशन बोल रहा है कि आपको रेशियो ऑफ डेविएशन निकालना है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का, जब
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम हो, मतलब इसमें बोल रहा है पहले मैं वेलोसिटी सेम कर दूँ। जब बोल रहा है वेलोसिटी सेम कर दो तो कर दो भाई वेलोसिटी सेम, क्या दिक्कत है, कर दो वेलोसिटी सेम। तो अब देखो इस डेविएशन के फॉर्मूला में वेलोसिटी अगर सेम करते हो तो मान लो तुम वेलोसिटी सेम किए, तो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट होने वाला है, देखिए ना यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, QEX अपॉन MV स्क्वायर, ठीक है ना, ये ओरिजिनल फॉर्मूला। यहाँ पे वेलोसिटी सेम तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, तीनों के केस में वेलोसिटी सेम बोल रहा है, मतलब तीनों के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो क्यू कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि चार्ज तीनों का अलग है, इसका ई है तो इसका ई है और इसका 2E है, ठीक है ना, तो चार्ज तो बस इन दोनों केस में डिफरेंट होगा, लेकिन सॉरी इन दोनों केस में सेम होगा लेकिन इसके केस में डिफरेंट होगा, तो चार्ज को हम कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि तीनों केस में अगर सेम होता तो हम सेम ले लेते, ठीक है ना। ई देखिए, ई तो तीनों केस में सेम है, एक्स देखिए, एक्स तो तीनों केस में सेम है क्योंकि अगर हम प्रोटॉन फेंके या ड्यूट्रॉन फेंके या अल्फा पार्टिकल फेंके गुजरेगा तो एक्स ही डिस्टेंस है ना, ठीक है ना, तो एक्स भी सेम है यहाँ पे, मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मास इसका m है तो इसका 2m तो इसका 4m, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हैं जो tan थीटा है ना, tan थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q/m के। अरे भाई Q/m क्या होता है, चार्ज बटे मास, चार्ज बटे मास मतलब स्पेसिफिक चार्ज, मतलब जो प्रोटॉन का जो अल्फा पार्टिकल का जो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो होगा ना, वही भैया डेविएशन देगा यहाँ पे, मतलब रेशियो ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका और इसका क्या हो जाएगा, मतलब तीनों का ना स्पेसिफिक चार्ज, तो निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे क्योंकि उधर और भी कराना है, ठीक है ना, देखिए खोज पूछना हो, देखिए यहाँ पे अब पहला मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रोटॉन, दूसरा लिखता हूँ ड्यूट्रॉन और तीसरा लिखता हूँ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, ये अल्फा से अल्फा, डी से ड्यूट्रॉन और पी से प्रोटॉन, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो प्रोटॉन का चार्ज बटे मास लिखना है तो लिखिए चार्ज बटे मास E/m, E/m। ड्यूट्रॉन का लिखिए, ड्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा E/2m, E/2m। अल्फा पार्टिकल का लिखिए, अल्फा पार्टिकल का 2E/4m, 2E/4m। कोई शक यहाँ पे, कोई शक नहीं, दिखाई दे रहा है ना, रुकिए एक बार मैं देख लूँ कैमरे में, हाँ दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से कटम गुडी कर सकते हैं, यहाँ पे E/m से ये E/m गया, ये E/m गया, ये 2 से 2 बार में गया, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, इधर लिखते हैं, ठीक है ना, इधर लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1:1/2:1/2, 1:1/2:1/2, कोई शक नहीं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, तो 2:1:1 आ जाएगा, 2:1:1, मतलब 2:1:1 का मतलब क्या हुआ भाई, 2:1:1 का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे डिविएटेड कौन है, सबसे ज़्यादा डिविएटेड कौन है, आप बताइए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिविएटेड कौन है। सबसे ज़्यादा जो डिविएटेड है ना यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन सबसे ज़्यादा डिविएटेड है यहाँ पे। कौन है सबसे ज़्यादा डिविएटेड, सबसे ज़्यादा डिविएटेड बताइए, मोस्ट डिविएटेड कौन है, यहाँ पे लिखता हूँ, जगह जगह स्पेस, हाँ चलिए यहाँ पे मोस्ट डिविएटेड बताइए, मोस्ट डिविएटेड ए नंबर केस में देखा जा रहा है, मोस्ट डिविएटेड और लिस्ट डिविएटेड, लिस्ट डिविएटेड। आप बताइए, चलिए सोचने का मौका आपको दिया जा रहा है, 1 मिनट सोचिए और बताइए मोस्ट डिविएटेड और लिस्ट डिविएटेड कौन है, सोचो, मोस्ट डिविएटेड और लिस्ट डिविएटेड क्या है, बताओ क्या सोचा आपने। देखिए मोस्ट डिविएटेड होगा जिसका रेशियो ज़्यादा आया होगा, तो पहला क्या था, प्रोटॉन था, बाद में ड्यूट्रॉन था, फिर अल्फा पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन सबसे ज़्यादा डिविएटेड है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन तो एक है ना, एक है, तो ये लिस्ट डिविएटेड है, मतलब दोनों कम डिविएटेड है, ठीक है। आया इतना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सवाल इतना बड़ा है ना, ये सवाल बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे जो बोला वो करना है, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट को हटा दिया, और जो कांस्टेंट था वो तो बाद में भी जाकर कर जाता अगर रेशियो लेके हम काटा देते तीनों के था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब देखिए बी नंबर का सोल्यूशन करते हैं, बी का सोल्यूशन। अब बी में बोल रहा है भैया अपना कि बी में सेम कर दे काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी को सेम करते हैं। अपना tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा मतलब डेविएशन का QEX/mv²। अब आप ये बोलोगे tan थीटा इक्वल टू QEX/mv² तो होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो हाफ mv² यहाँ पे है कहाँ, आप बोलोगे हाफ mv² होता है ना, यहाँ पे हाफ mv² तो है नहीं, जस्ट 1/mv² है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे होगा ना भाई, हम क्या कर सकते हैं ना, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये पूरा कितना बना, मैं देखिए मैं इसको इस फॉर्मूले को चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू, मतलब यहाँ पे लिख सकते QEX इंटू ये mv² नीचे है और 2 ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ना, हम चाहे ना तो 1/2 के नीचे ला सकते हैं, मतलब 1/2 mv² ही लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है 1/2 mv² ही लिखा हुआ है, मतलब जो ये लिखा हुआ है सच में आप क्या इसको समझोगे, नीचे काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी ने लिखा गया। काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिखो तो सही, mv²/2 आ जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी को आप लिखो तोड़कर तो क्या आएगा, mv²/2 आएगा, ये mv²/2 आएगा, mv²/2 आएगा, क्योंकि हाफ mv² आएगा, यहाँ पे तोड़ के इसको लिखो, यहाँ पे हाफ mv² जैसे लिखोगे ना mv² तो mv² नीचे बच जाएगा और 2 जो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा, ये मिलकर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो हम यहाँ पे लिख दिए बटे 2, ये वाला 2,
ये समझ में आया कैसे हुआ। यहाँ पे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बोला है काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और एक्स भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, एक्स भी सेम है, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में तीनों का काम हो रहा है और सेम एक्स डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। मतलब यहाँ पे tan थीटा जो है डेविएशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आ गया, मतलब जिसका चार्ज ज़्यादा tan थीटा उसका ज़्यादा, मतलब रेशियो निकालना है तो आप निकालिए यहाँ पे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालिए। अब प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का रेशियो आप निकालिएगा तो प्रोटॉन के लिए चार्ज देखिए, प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है E, ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 2E, ना 2E नहीं होता है, E होता है, 2E तो होता नहीं, 2E तो अल्फा पार्टिकल का होता है ना, इसका भी E होता है, इसका 2E, मतलब इसको बोल सकते हैं ना कि इसका जो रेशियो आ गया, इसका आ गया 1:1:2, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1:1:2, मतलब प्रोटॉन का 1, ड्यूट्रॉन का 1 और अल्फा पार्टिकल का 2, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, सोचिए, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मोस्ट डिविएटेड यहाँ पे कौन है, मोस्ट डिविएटेड, मतलब सबसे ज़्यादा डिविएशन किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा डिविएशन आ रहा है अल्फा पार्टिकल में, कोई शक नहीं। लिस्ट डिविएटेड कौन है, लिस्ट डिविएटेड बताओ, लिस्ट डिविएशन किस में आया, लिस्ट डिविएशन आया प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन में, कोई शक यहाँ पर, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब तीसरा कराना है, सेकंड, मोमेंटम सेम हो जाए तो। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं खाली करूँगा, अब जल्दी, इसको मैं खाली नहीं करता हूँ, ठीक है ना, चलो इसी को करता हूँ खाली, ठीक है। इसको नोट कर लिया आपने, इतना को जस्ट नोट कर लीजिए, मैं खाली करता हूँ, जल्दी फटाफट कर लिया, मैं खाली करूँ इतना को खाली करूँ, देखिए मैं करता हूँ इतना को खाली, जस्ट इसको खाली कर दूंगा, अपना स्पेस मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है और समझाना इसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे वैसे करना पड़ा। सर डांस मत कीजिए, पढ़ाइए चुपचाप। सर यहाँ पे डांस चल रहा है कि पढ़ाई चल रहा है, आप डांस करने लगते हैं, सर कितने गंदे हो आप। देख लो यार, मुस्कुराना चाहिए हमेशा, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे अब सी नंबर निकालते हैं, ये तो यहाँ पे हो गया था पहले, मिटा दिया मैंने, बी हो गया ये, अब सी करते हैं। सी, अब सी बोल रहा है जब मोमेंटम सेम हो जाए, तो मोमेंटम सेम हो जाए तो करो मोमेंटम को सेम, क्या दिक्कत है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम एम इंटू भी होता है, सीधी सी बात है, एम इंटू भी को सेम करना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एम इंटू भी आएगा, एम इंटू भी को सेम करना है। अब यहाँ पे tan थीटा अपना फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू QEX/mv², कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एम भी है तो यहाँ पे एक और वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी तो हो नहीं पाएगा। हम क्या कर सकते हैं ना, इसको m/m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई शक नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे अब क्या होगा ना, ये हो जाएगा, जानते हो क्या, ये बन जाएगा ऐसे QEXM/m²v², मतलब एम भी का होल स्क्वायर, कोई शक नहीं। और एम बी को क्या बोला है, पी, तो मतलब p² हो जाएगा, मतलब QEXM, थोड़ा गंदा हो गया ना, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है, समझ रहे हो ना, ये p² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, तो चलो मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते हैं, ले दो मोमेंटम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है ना। q कांस्टेंट नहीं होगा, e तो कांस्टेंट होगा, x भी कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। मतलब QM, मतलब यहाँ पे जो है ना tan थीटा जो डिविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मतलब इसका इस्तेमाल करना है, जस्ट अपने को आंसर लाना है, ठीक है। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब बताइए कितना होगा, आप जल्दी आप करके बताइए कितना होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का देख लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल Q इंटू एम का प्रोडक्ट देखेंगे, उससे अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो QM है ना, तो QM के लिए क्या करेंगे, Q इसका देखेंगे और M देखेंगे, मतलब E चार्ज और M मास है प्रोटॉन के लिए, ठीक है। ड्यूट्रॉन के लिए E और 2M है, तो E और 2M है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल के लिए 2E और 4M है, तो 2E इंटू 4M है। मतलब यहाँ से बोल सकते हैं EM से EM गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे आपने प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का रेशियो कितना आ गया, 1:2:8 आया ना, यहाँ पे 1:2:4:8, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया अपना रेशियो 1:2:8। अब बताइए, अब यहाँ से आप ये बताइए कि जो मोस्ट डिविएटेड है, इस केस में जब मोमेंटम को सेम करते हैं तो मोस्ट डिविएशन, सबसे ज़्यादा डिविएशन कहाँ आता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिविएशन आता है, मोस्ट डिविएटेड पार्टिकल कौन सा है, मोस्ट डिविएटेड पार्टिकल है भैया अपना, जिसका 8 आया है, मतलब अल्फा पार्टिकल है। लिस्ट डिविएटेड पार्टिकल कौन है, अल्फा पार्टिकल, पूरा लिखते हैं, स्पेस है ना, यहाँ पे आप पूरा अल्फा पार्टिकल लिख लीजिएगा, पूरा प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मोस्ट डिविएटेड और लिस्ट डिविएटेड कौन सा है, लिस्ट डिविएटेड आपके पास इसमें एक ही आ रहा है। लिस्ट डिविएटेड कौन सा है, लिस्ट डिविएटेड अपना है भैया जो पहले है 1, जिसका आया प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का। ओह माय गॉड यार,
करा करा के पूरा मैं थक गया। बताओ इतना लंबा कोई सवाल होता है? भाई इसमें 3 सवाल था इसीलिए लंबा सवाल था, देख रहे हैं ना 3 सवाल था। एक कोई सवाल होता तो फटाक QEX/MB², सीधी सी बात है। बस इससे आप ये मतलब सोच सकते हैं ना कि इस सवाल से, ये सवाल लेंदी तो है लेकिन सवाल आसान है। मतलब लेंदी और आसान का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये नीट में आता है। आसान क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको जस्ट याद है कि हाँ प्रोटॉन का E और M होता है, ड्यूटॉन का E और 2M होता है, अल्फा पार्टिकल का 2E और 4M होता है, ये पता है आपको। QEX/MB² डेविएशन का फॉर्मूला पता है, तो लगाने में क्या हर्ज है भाई? लगाओ, आंसर लाओ, सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट, और कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये क्वेश्चन जो है समझ लीजिए कि जो पिछला क्वेश्चन था जस्ट वही क्वेश्चन है, बस आपकी आंखें जो होनी चाहिए ना, मतलब देख सके तो अच्छा है, ठीक है। आप इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, देखिए इस सवाल को एक बार देखिए तो समझ में आएगा कि जो पिछला क्वेश्चन था क्या ये वही क्वेश्चन है, क्या ये वही क्वेश्चन है, वही जो पिछला क्वेश्चन था। देखिए देखिए जल्दी ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, सोल्व कीजिए 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए जल्दी फटाफट। कर दिया सॉल्यूशन? कर लिया? सोचा आपने, क्या सोचा बताइए, बताइए क्या सोचा, क्या मतलब क्या दिमाग में आ रहा है आपके? बता सकते हैं भाई, कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं पढ़ दूंगा फिर जवाब भी दूंगा आपको, क्या दिक्कत है? क्या सोचा आपने, क्या आंसर क्या होगा? फटाक से आंसर आना चाहिए। अगर पिछला जो सवाल आपने अगर किया है, अगर देखा है बहुत अच्छे से, सुना है अच्छे से और अपने कॉपी में लिखा है ना, तो फटाक से आपके सामने आंसर होगा। इस सवाल को पढ़ने के बाद सवाल पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, आंसर मिलेगा आपको। ऑनेस्ट हो? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर इसका आंसर नहीं आ रहा तो तुम ऑनेस्ट नहीं हो, क्योंकि तुम अभी लिखे नहीं हो, ठीक है ना। जो भी मैं पढ़ाया उसको लिखे नहीं हो भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तुम रोक के लिख सकते हो आराम से, बाद में लिखने की क्या जरूरत है? लाइव क्लास में बाद में लिख सकते हो, लेकिन उसमें भी फटाफट हो जाए तो बात सही है, क्योंकि टाइम बचेगा तुम्हारा। लेकिन ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास में तुम लिख सकते हो फटाक से यार। सुन लो बातों को बहुत अच्छे से, पहले सुन लो, उसके बाद पॉज करो, पॉज करके एक स्लाइड को लिखो, फिर अगला स्लाइड चालू करो, फिर पॉज करके उसको लिखो, फिर अगला स्लाइड चालू करो, ऐसे करो। अगर लिखा है तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ कौन सा आंसर होने वाला है। देखो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर बी होगा। मैंने बता दिया, क्यों? मैं पिछले सवाल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले सवाल में जो अपना प्रोटॉन, ड्यूटॉन और अल्फा पार्टिकल का जब काइनेटिक एनर्जी सेम था तब रेशियो कितना था? 1:1:2। चलिए निकाल के ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो इसलिए अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा मोर कर्व्ड पाथ होगा यहाँ पे। अब बोल देखो, बोलोगे सर क्वेश्चन तो पढ़े नहीं, डायरेक्ट आंसर आप बता देना ऑप्शन देख के। भाई मैं पढ़ चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोल रहे प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी आर प्रोजेक्टेड इन एन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। मतलब यूनिवर्स ट्रांसवर्स, मतलब ट्रांसवर्स मतलब ये होगा कि इसके 90 डिग्री पे फेंका गया है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे। देखो यहाँ पे तो किसको किसको फेंका गया? प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को, ठीक है। लेकिन इक्वल काइनेटिक एनर्जी है दोनों के पास। तो इक्वल काइनेटिक एनर्जी वाला केस का आपको कराया था ना, तो बोल रहा है कि ट्राजेक्ट्री आप बताना। आपको ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या होगा? पाथ, मतलब पाथ कैसा है, पाथ कहने का मतलब पाथ सबसे ज़्यादा कर्व किसका है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन से पता चलेगा ना। पहला बोल रहा है कि प्रोटॉन का ट्रेजेक्ट्री ज़्यादा कर्व है, कर्व का मतलब ज़्यादा डिविएट किया है, समझ में आ रहा है, मतलब ज़्यादा डिविएट। मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा क्या मतलब ये बोलना चाहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहले सोल्यूशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब हाफ mv² सेम होना चाहिए। तो आपको ये कराया था ना कि जब भी डेविएशन लिखते थे हम tan थीटा बराबर QEX/MB², ये लिखे थे हम, 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहाँ पर 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या लाए थे? QEX/2 इंटू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mv², ये 2 सीधी बात ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं जो डिविएशन है मतलब tan थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है, सीधी सी बात है। और जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका डिविएशन ज़्यादा होगा। मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में चार्ज किसका ज़्यादा है? मतलब ये बोल सकते हैं कि q ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन q ऑफ प्रोटॉन। मतलब चार्ज जो है ना अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, इसीलिए जो डिविएशन प्रोड्यूस होगा, जो मतलब tan थीटा जो होगा, जो डिविएशन होगा वो अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा कर्व ट्रेजेक्ट्री होगा इसका। मतलब ये बोल सकते हैं जो डिविएशन होगा, डेविएशन DE ना, DE डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर हेयर, मोर हेयर। अब देखो कर्व कैसा होगा, देखो जैसे हम यहाँ पे फेंके ना, यहाँ पे तो कैसा बन जाएगा डायग्राम पता है तुमको? यहाँ से ये फेंक रहे हो तो यहाँ से मान लो दोनों चीज़ को फेंके तो एक तो ऐसे जाएगा, तो ये अगर ऐसा कर्व बनता है, समझ में आ रहा है, ऐसा, और एक जो है ऐसे आएगा और ऐसा कर्व बनता है, तो ये समझ लेना ये प्रोटॉन का है और ये भैया अल्फा पार्टिकल का है, क्योंकि ज़्यादा कर्व में मुड़ गया ना। क्योंकि यहाँ बोल रहे ना, यहाँ से आंसर यहाँ आया कि डिविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर, मतलब प्रोटॉन से भी ज़्यादा है यहाँ पे। प्रोटॉन का डिविएशन कर्व ऐसे बनाया तो इससे नीचे ही बनाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का इसके अनुसार, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे डिविएशन ज़्यादा होगा। इसलिए ग्राफिकल अगर दिखाना चाहे तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल कराता हूँ, ठीक है।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोनों जो पिछला क्वेश्चन कराया हूँ उससे हट के है, इसमें जस्ट अपोजिट है। उसमें कुछ देकर कुछ पूछ रहा था और इसमें कुछ समझ लीजिए कि कुछ ऐसा दिया हुआ है उसका जस्ट रिवर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को कीजिए, आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। आप बोलोगे सर अब्बा डब्बा जब्बा क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, सवाल को पढ़िए और आंसर फटाफट दीजिए, क्योंकि पहला सवाल आपने किया है तो हर एक सवाल आज का धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, 1 मिनट का समय मिलता है आपको, 1 मिनट का समय मिलता है आपको। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी समझते हैं ना, तो ईमानदारी से कीजिए जल्दी, सवाल को छोड़ना नहीं है सवाल को। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप क्या कीजिएगा, सब कुछ मैं ही कर दूँ तो आप क्या कीजिएगा, बताइए। एग्ज़ाम में तो सवाल आपके सामने आएगा और आप ही को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो अभी से आदत लगा रहेगा तभी जाकर आप कुछ कर सकते हो वहाँ पे। अगर आदत नहीं लगा रहेगा, आदत बिगड़ा रहेगा, तो बोला जाता है ना कि जहाँ जो आदत बिगड़ा हुआ है तो हर जगह पे वही काम करोगे, क्योंकि आदत तो अभी सुधारे ही नहीं तुम, ठीक है। कर लिया। देखो इस बात को समझो, तुमको मैं एक मूल मंत्र बताता हूँ, समझ रहे हो ना। तुम स्टूडेंट हो ना, तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारी कुछ मतलब जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए। और ड्यूटीज़ क्या होना चाहिए, देखो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ होना चाहिए। ड्यूटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स ड्यूटीज़। और स्टूडेंट्स की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, पहला तो ये होना चाहिए कि उनको जब भी क्लास में लेक्चर लिया जा रहा है तो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। सेकेंड ये होना चाहिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, समझ में, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कंसंट्रेशन और फोकस के साथ देखें, कंसंट्रेशन और फोकस के साथ देखें, सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है ना। तीसरा कि पॉजिटिव माइंडसेट रखें, कुछ भी निगेटिव उनके दिमाग में नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट से चले। कोई उनके सामने कुछ गलत बोल रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुमसे ये सवाल नहीं बनेगा, बहुत सारा ये है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट से समझना है, तो कुछ नहीं, उनको बोलना है कि कोई बात नहीं, तू जा, मैं कर दूंगा, मैं करूंगा, मैं सर से पढ़ रहा हूँ, मैं करूंगा, मुझसे होगा, ठीक है ना। चौथा ये होना चाहिए तुम्हारा, होना चाहिए कि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं कर दूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पांचवा क्या होना चाहिए, बताओ पांचवा क्या होना चाहिए। पांचवा के स्टूडेंट्स के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पांचवा है कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। अगर ये 5 चीज़ है आपके पास तो आपको कोई दुनिया में नहीं हरा सकता है, इतना बात समझ लीजिए। क्लास में लेक्चर चल रहा है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है आपको, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, सही सी बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ाई करना, क्योंकि कंसिस्टेंसी का कोई तोड़ नहीं है। कंसिस्टेंसी को प्राप्त करना मुश्किल भले ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी जब एक बार आपके पास आ गया ना तो समझ लीजिए कि आपको दुनिया का कोई इंसान नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। भगवान भी जो है ना आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, भगवान भी कहेंगे तथास्तु, ऐसे नहीं आशीर्वाद नहीं, ऐसे कहेंगे तथास्तु। तो पूरा कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कीजिए, छोड़ना नहीं है एक भी लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ चलना है, ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा पहले बताइए, इतना सारा चीज़ लिखा दिया आपके सामने, बताइए जल्दी सवाल का जवाब क्या होगा बताओ। और इसे लिख लेना अपने कॉपी पे, जो ही बताया मैं यहाँ पे, बताओ क्या होगा, बता दो। देखो इसका आंसर जो होने वाला है मैं बताऊँ, चार्ज अपन मास रेशियो पूछ रहा है, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और चार्ज अपन मास रेशियो पूछ रहा है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो QEx/mv², डेविएशन के बारे में बात कर रहा है तो QEx/mv², में वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब QEx/m आ गया, मतलब QEx में E और x भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको जाना है और सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो Ex कॉमन हो गया, मतलब Q/m आया, तो Q/m ही तो डिविएशन हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा जो डिविएशन होगा वो उसका वही होगा Q/m, मतलब सबसे ज़्यादा डिविएटेड कौन है, यहाँ पे ABC में C डिविएटेड है, तो यहाँ पे C आंसर हो जाएगा। चलाओ ना नैनों से बान रे, ले लो मेरी जान, ले लो क्या बताऊँ तुमको। देखो सॉल्यूशन देखो, जब भी वेलोसिटी सेम है, डिविएशन का फार्मूला क्या था, डिविएशन या tan थीटा का फार्मूला क्या था, डिविएशन था QEx/mv², वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट होगा, E भी कांस्टेंट होगा। अब x क्यों कांस्टेंट होगा, E क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम डिस्टेंस उसको चलना है, तो डिविएशन क्या हो गया, डिविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q/m के, मतलब Q/m रेशियो जिसका ज़्यादा होगा उसका डिविएशन ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो डिविएशन ज़्यादा किसका है, ये यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम से कि डिविएशन सबसे ज़्यादा C का है भाई, क्योंकि C तो इंटर तो किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, A भी इंटर किया, B भी इंटर किया, लेकिन सबसे ज़्यादा डिविएट कौन हो गया, C। तो C सबसे ज़्यादा डिविएट हुआ तो इसका ही Q/m रेशियो ज़्यादा होगा, इसलिए C आंसर आया। फटाफट चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी।
नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन अबाउट है, ये अपने आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस सवाल के साथ हम लोग समाप्ति करने वाले हैं। लेकिन ये जो सवाल है ये बवाल है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, हट के सवाल है। तो आपको दिया जा रहा है इस सवाल के लिए पूरे 2 मिनट और 2 मिनट में आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे कीजिए, फास्ट कर दो इस सवाल का सोल्यूशन। ऐसे सवाल ही नीट में आते हैं, समझ लीजिए। मतलब जितने भी सवाल आज के कराए हैं ना, बहुत ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट थे। इस सवाल को करना बहुत जरूरी है, कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया, कर लिया पॉज करके आपने, कर दिया भाई, रिक्वेस्ट कर ले यार, सब चीज़ मुझसे मत कराया कर, कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। एक बात समझ ले, अपने से नहीं घिसेगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कितना घिसाऊँ तुझे, मैं तो करा ही रहा हूँ ना, लेकिन तू नहीं करेगा तो क्या होगा। तू नहीं करेगा तो तेरे को सवाल करने की आदत नहीं पड़ेगी, सवाल करने की आदत नहीं पड़ेगी तो एग्जाम में तो सारा क्वेश्चन आया आएगा, वहाँ पे तो मैं नहीं बैठूंगा तेरे साथ। करना तो तेरे को ही होगा, चाहे यहाँ पे चाहे वहाँ पे। यहाँ पे मैं जस्ट सहायता करो, मेरा तेरे सक्सेस में कंट्रीब्यूशन कितना है, मात्र 10%। बाकी सब कुछ तू है। जिस रूम में तू बैठ के पढ़ रहा है ना, वहाँ पे तू कर क्या रहा है वो सक्सेस तेरा डिसाइड करेगा। यहाँ तो मैं पढ़ा दूंगा, यहाँ तो पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं मुझसे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन तू नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा। तो सवाल को किया कर, सवाल को छोड़ मत, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए द फिगर बिलो शोज द पाथ ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू ए रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। मतलब बोल रहा है ये जो फिगर है ना, एक पार्टिकल जो 1 है इसका मूवमेंट बता रहा है कि हाँ ये रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं बताया कि नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है कि इधर है कि इधर है, मतलब ना लेफ्ट है कि राइट है कि अप है कि डाउन है, ये नहीं बताया है, ठीक है ना। ये जस्ट बताया कि एक रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 नंबर है ना, ये कुछ ऐसा पाथ बना दिया, मतलब ऐसा डिविएट हो गया, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स 2, 3 एंड 4। क्या सोच सकते हैं इसमें, बताओ ना कुछ तो, अरे कुछ तो बोलो। आप ये सोच सकते हो, देखो सोचने का तरीका यहाँ पे कैसे सोच सकते हैं हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे। चलिए डिफरेंट डायग्राम मैं इसी में भागूँ। देखिए पहले ये डायग्राम आप उतार दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, खुच खाच खुच, ठीक है ना, मतलब इसमें थोड़ा सा भांग भूंग करूँगा, ठीक है। देखिए अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर गया तो हम देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता चल जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ निगेटिव चार्ज फोर्स किधर जाएगा, फिर पॉजिटिव पे फोर्स किधर जाएगा, फिर इस निगेटिव पे फोर्स किधर जाएगा। उससे अपने को पता चल जाएगा कि पाथ क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि दाएं जाएगा कि बाएं जाएगा। लेकिन अपना ऑप्शन दिया डाउन टॉप डाउन में, टॉप टॉप डाउन में, मतलब डाउन और टॉपे में दिया तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, मतलब 2 और 3 और 4 का, ठीक है ना, मूवमेंट। देखो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर किया, लेकिन पता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही इंटर किया इसका पाथ ऊपर चला जा रहा है। तो ये कब होता था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता था, ऐसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऊपर होगा तभी जाकर पाथ ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर ही बनाना पड़ेगा, ये सवाल का पार्ट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं बना रहा हूँ इसके हिसाब से। कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पे इंटर किया भाई, ऊपर एक फोर्स लगा होगा इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जो इसके जो राइट पाथ है, जो मैंने पाथ इसको दिया था, मैंने पाथ तो स्ट्रेट लाइन में मारा था, इसको ऐसे फेंका था इसे ले, लेकिन ये चला गया कुछ इधर, क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा होगा तभी ना, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था, इसको फोर्स लगा। फोर्स ऊपर क्यों लगा, फोर्स ऊपर इसलिए लगा क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तभी जाकर ये पाथ ऐसे डिविएट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से। समझ में आया ना, इसलिए ऐसे डिविएशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे गेम खेलना चालू करते हैं हम। अब गेम क्या खेलेंगे यहाँ पे, अब गेम ये खेल सकते हैं कि अब निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता चल गया कि ऊपर है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं, ठीक है। हमने स्ट्रेट फेंका ऐसे, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी ऐसे दिया हमने, ऐसे दिया वेलोसिटी, लेकिन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इससे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा फोर्स अपना। अब बताओ मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स लगता है अपना। तो यहाँ पे फोर्स लगा नीचे, और जहाँ चाहता था इधर, तो ये चला जाएगा किधर, डाउन। ऐसा समझ में, जाना इधर चाहता था, फोर्स नीचे लग गया, चला जाएगा डाउन। पता यहाँ से तो टॉप काट ही दीजिए, क्योंकि डाउन आ गया, पहला 2 का तो डाउन आ गया अपना, ठीक है ना। तो 2 का डाउन देखेंगे यहाँ से, ठीक है, 2 डाउन आ रहा है तो अपना ए आंसर होगा, नहीं तो बी आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब चेक करते हैं 3 को, ठीक है, 3 को चेक करते हैं। अब 3 का क्या होगा पाथ, अब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर लग रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग जाएगा, फोर्स तो अपना ऊपर लग जाएगा ना। हम इसको भेजना किधर चाहते थे, 3rd नंबर को भेजना इधर चाहते थे, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। भेजना किधर चाहते थे, ऊपर, इधर भेजना चाहते थे, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। मतलब भेजना इधर चाहते थे, फोर्स ऊपर लग रहा है, भेजना इधर चाहते थे, फोर्स ऊपर लग रहा है। मतलब बुलाना चाह रहा है, बोल रहा है कि तू इधर आ जा, ये बोल रहा है तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, कहीं नहीं जाएगा, ऊपर बीच में इधर कहीं चला जाएगा। मतलब ये जो इसका पाथ हो जाएगा ना, कुछ ऐसे चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से ही गुजरेगा, बना यहाँ से रहा हूँ, लेकिन पाथ ऊपर चला जाए, मतलब टॉप हो जाएगा। मतलब आंसर आ गया टॉप। तो डाउन तो पहला आया था, लेकिन दूसरा आ गया टॉप, तो ये भी गया, मतलब आंसर आइए। बताइए, मतलब नीट में ऐसा सवाल आता है कि एक ही ऑप्शन से या 2 ही ऑप्शन से आपका आंसर मैच कर जाता है। देख रहे हैं ना, 2 तक सोल्व नहीं किया, आंसर मैच करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तीसरा भी देखते हैं, ठीक है। इसको हम चौथे को देखते हैं, चौथे को इधर हम फेंके,
ठीक है। इसको हम इधर जैसे फेंके, इधर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सीधी सी बात है, फोर्स नीचे लगा, भेज रहे थे इधर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हम भेजना चाहते थे इधर, ठीक है ना, इधर भेजना चाहते हैं लेकिन फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो कहीं हम नीचे ही ना जाएंगे। भेजना इधर चाहते हैं, फोर्स नीचे लग रहा है तो नीचे ही जाएंगे, सीधी सी बात है, तो कहीं नीचे ही आ जाएगा, अपना कारवा नीचे ही आ जाएगा। मतलब ये हुआ डाउन, सीधी सी बात है, मतलब डाउन टॉप डाउन। आ गया कि नहीं आंसर? आ गया ना? कोई इसमें आपको दिक्कत लगा समझने में? कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फोर्स का सारा खेला, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक और सवाल देता हूँ आपको, उस सवाल को सोल्व कर देखिए, कि ये सवाल को देखकर ना मेरे को एक और सवाल याद आ रहा है, वो सवाल देखते हैं कि आपसे होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए, इफ ए चार्ज पार्टिकल is projected different from the line of electric field. If a charge particle is projected different from the line of electric field, then path of the particle is, then path of the particle will be, then path of the particle will be, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, बी है सर्कुलर, सी है अपना, सी कौन सा दे दूं, पैराबोलिक, पैराबोलिक, और डी है अपना एलिप्टिकल। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जल्दी फटाफट फटाफट बताइए, समय नहीं लगना चाहिए आपको, जल्दी फटाफट क्या होगा आंसर बताइए, बता दो बता दो बता दो। अगर ये सवाल आप जवाब दे सकते हैं तो समझ लूँगा कि आज का जो क्लास है वो सफल हो गया, क्योंकि ये बहुत चुनिंदा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक क्वेश्चन में ही फंसते हैं। वो होता है ना कि आसान चीज़ों में हम फंस जाते हैं, कठिन चीज़ों को पार कर जाते हैं, तो आसान चीज़ों में मत फंसा कीजिए, कठिन चीज़ों को पार कर दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन आसान चीज़ को भी करना है, क्योंकि कब सवाल, कैसा सवाल आ जाए नीट में, इसका कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी आ सकता है नीट में, आसान भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई कि नीट में कैसा सवाल आएगा। समझ रहे हैं ना? आपको जस्ट पढ़ के जाना है, मतलब जितना सिलेबस में है, जो सिलेबस उसका चाहता है, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, समझ में आ रहा था, उसके अनुसार आपको पढ़ के जाना है। सवाल कहीं से भी आए भाई, कहीं से भी आए, बोल रहे हैं ना, कोई सवाल नहीं छूटेगा, बस आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ के जाना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ इसका आंसर क्या क्या है, कौन सा आंसर टिक किया? इसका आंसर होगा पैराबोलिक। बोलो कैसे? देखिए सवाल जो बोल रहा है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को उसके डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से फेंका जाए। कहने का मतलब ये है, देखिए डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? पहले सेम समझिए, सेम इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर लग रहा था, ठीक है ना, हम किसी चार्ज पार्टिकल को इधर फेंके या हम इधर फेंके, मतलब उसी के लाइन में फेंक रहे हैं, मतलब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंके या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फेंके, मतलब ये हुआ सेम इन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे डायग्रामेट्री में ऊपर समझा रहा हूँ, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, कटेगा, ठीक है ना, ऊपर समझ लीजिए, ऊपर स्पेस है। कहने का मतलब ये हुआ अपना कि क्यू चार्ज था, हम इसको इधर फेंके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, या हम इस क्यू चार्ज को इधर फेंके, तो क्या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक, ना पैरेलल फेंकना है ना एंटी पैरेलल फेंकना है। पैरेलल फेंकेंगे तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, और एंटी पैरेलल फेंकेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब बोल रहा है 0 और 180 पे फेंकना ही नहीं है, डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। तब क्या होगा, पाथ क्या होगा? तो देखिए डिफरेंट फ्रॉम ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि आप क्या कीजिए, इस चार्ज पार्टिकल को कुछ ऐसे फेंकिए, कुछ भी वेलोसिटी दीजिए, तो जब जैसे आप इधर भी वेलोसिटी दीजिएगा, इधर एक फोर्स लगेगा ना, इसका कुछ भी वाई होगा, इधर कुछ इसका भी एक्स होगा, मतलब जाना इधर भी चाहेगा इधर भी चाहेगा, मतलब ये चला जाएगा एक पैराबोलिक पाथ पे। समझ रहे हैं ना? पढ़े हैं ना कि 2 कंपोनेंट हो जाएगा तो ये एक पैराबोलिक पाथ पे चला जाएगा, इसीलिए इसका पैराबोलिक होगा। मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन शो करने जाएगा। कौन सा मोशन शो होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब भी थीटा बराबर 0 हो एंड थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तब इस केस में जो है ना पाथ स्ट्रेट लाइन आएगा। पाथ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। रेस्ट में कैसा आएगा? रेस्ट केस मतलब थीटा, मतलब 0 से लेके 0 डिग्री टू 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री टू 180 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे समझिए, ये जगह नहीं है, बस जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिए। रेस्ट केस का मतलब क्या हुआ? रेस्ट केस का मतलब ये हुआ कि जब एंगल 0 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। एंगल यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, अरे लिख तो सकते हैं लेकिन पैराबोलिक नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं, रुको लिखेंगे, स्पेस है, स्पेस है, देखो यहाँ पे
रेस्ट केस में क्या, रेस्ट केस में कि जब थीटा जो है 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो इस केस में पैराबोलिक पाथ बनेगा, पैराबोलिक पाथ। समझे मेरे मुन्ने, समझे। ओह माय गॉड। अब जाकर चैन आया, इतने सवाल, इतना कॉन्सेप्ट कराने के बाद। ये लास्ट सवाल था इस कॉन्सेप्ट का, मतलब मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट कॉन्सेप्ट भी था, लास्ट सवाल भी था, मतलब इतना ही करना था। 2 क्लास में अपना ये हो गया, ठीक है ना। कल से अपना चालू होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, मतलब वो डाइपोल मोमेंट का लेक्चर जो चलेगा ना, वो भी दो लेक्चर चलेगा, 2 या 3 लेक्चर चलेगा। 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए, तीसरा लेक्चर में दूसरा टॉपिक चालू हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करें और उसके साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। और एक बात ध्यान रखें, सवाल को घिसिए, लगाइए, तभी जाकर कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा जिस दिन पेपर होगा बाबू। जिस दिन पेपर होगा वहाँ पे आप ही होइएगा और आप ही को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर आपने सोल्व किया होगा तो उधर भी सोल्व होगा, अगर इधर नहीं घिसा होगा तो गारंटी कहता हूँ फेल जाओगे, ख़त्म, नहीं कर पाओगे एग्जाम क्रैक, समझो इस बात को, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।